हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सेट सी फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पहले से चली आ रही सीरीज़ के अंदर जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे थे, वही क्वेश्चन इसमें भी हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाता है तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो इसके लिए करने के लिए तरीका क्या है, देखिएगा। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि दो चीज़ें दे रखी होती हैं। एक तो होता है आपका विलेय और एक होता है विलायक। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे आप विलेय समझेंगे और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। और उन दोनों को मिलाकर जब हम ऐड कर देंगे उनकी वैल्यू तो विलयन का भार प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम लिख लेते हैं एस्पिरिन का भार कितना दे रखा है, 6.5। और फिर है एसीटोनाइट्राइल का भार, ये कितना दे रखा है, 450 ग्राम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे विलयन का कुल भार। ये जो भी काम हो रहा है ये आप रफ कॉपी पे कीजिएगा, क्योंकि विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले सॉल्व करना रफ जगह पर कोई भी कॉपी के पीछे, और बाद में इसका आंसर जो भी आता है वो टिक लगाना होगा। कुल भार हमें दोनों को जोड़ लेना है, 6.5 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 456.5 ग्राम। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, ये मांग रहा है एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत किसका, एस्पिरिन का, यानी कि विलेय का मांग रहा है। तो निकाल लेंगे हम लोग एस्पिरिन का भार प्रतिशत बराबर, ऊपर विलेय का आ जाता है तो विलेय तो हमारा एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन का भार बटे विलेन का भार गुणा 100। अब एस्पिरिन का भार हमारे पास कितना दे रखा है, देखिएगा ये है 6.5। विलेन का भार हमारे पास दे रखा है ये 456.5 और गुणा कर देंगे 100 से। अब ये दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 से काट दीजिएगा, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 3 15, जो गुणा कर लीजिए 13 की इससे, तो ये हो जाएगा 1300 बटे 913। और जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.42%। तो आपका आंसर कौन सा सही है, पहला सही है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, 3 धातुओं ABC के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.52 -3.03 तथा -1.18 वोल्ट है। संबंधित धातुओं की अपचायक होगा, यहाँ पर बेटा अपचायक क्षमता, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अपचायक क्षमता क्या है। तो देखिएगा, अपचायक किसे कहते हैं पहले तो बता देता हूँ। जैसे ये पदार्थ है A+B, अब A का पॉजिटिव संयोजकता बढ़ी या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी और B की घटी, तो यहाँ पर B का क्या हुआ, अगर हम B को देखेंगे तो B का हुआ है अपचयन। क्लियर।
भाई 0 से माइनस की तरफ जा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है, अपचयन। और इसका अपचयन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण, तो ये कहलाएगा अपचायक। याद रखिएगा, दूसरा पदार्थ किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में दूसरा पदार्थ ही अपचायक होता है। पहचानने का तरीका बहुत आसान है। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा हो तो उस पदार्थ को आप ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे, अपचायक बोल देंगे। अब एक श्रेणी पढ़ी होगी आपने, उसे हम लोग ECS भी बोलते हैं, या फिर हम उसे कहेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये श्रेणी हमें ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता के बारे में बताती है। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे इसके अंदर, तो देखिएगा ए का उसने दे रखा है, कितना है, प्लस में है 0.52 वोल्ट। बी का दे रखा है उसने, कितना है, -3.03 वोल्ट। और सी का दे रखा है -1.18 वोल्ट। क्लियर। अब अगर आपने ECS श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें रूल ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। तो और ऊपर के जो मान होंगे वो हमेशा नेगेटिव में होंगे और नीचे के मान होंगे पॉजिटिव में। तो अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मान जो प्राप्त हो रहा है वो ये हो रहा है, उससे कम हो रहा है ये, उससे कम हो रहा है ये। तो अगर अपचायक क्षमता का हमें क्रम मांग रहा है, घटता क्रम भी अगर हम बनाते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव मान ये वाला हो रहा है, तो बी जो होगा सबसे ज़्यादा अपचायक होगा, क्षमता सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता इसकी होगी, उससे कम होगी सी की, और उससे कम होगी ए की। तो इस हिसाब से देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है हमारा। पहला ही आंसर सही लग रहा है, BCA, ये आंसर सही हो गया। सही है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अभिक्रिया 2P + V बराबर में लिखा हुआ है R + R के लिए वेग स्थिरांक 2.0 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को सिर्फ घुमाया गया है और कुछ नहीं करना है। अगर बच्चों को प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई पता होगा तो बहुत ही आसानी से वो निकाल लेंगे। देखिए कि साफ कह रहा है, वेग स्थिरांक दे रखा है और उसका मात्रक दे रखा है ये। और आप लोग जानते हो कि वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है, एक बार सवाल भी पूछा गया था इसके ऊपर बहुविकल्प में, कि वेग स्थिरांक का मात्रक किस कोटि की अभिक्रिया के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक के बराबर होता है। तो इस मात्रक से हम पहचान कर लेंगे कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन से कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर। अगर इस तरीके के सवाल हैं और वेग स्थिरांक दे रखा है, तो आप सबसे पहले इसके मात्रक पर निगाह डालना। मात्रक आपको क्लियर बता देगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा होता सेकंड इनवर्स, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता। सही है। इसी तरीके से आपका लिखा होता मोल मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का होता। इसी तरीके से आप उसे बता सकते हो बहुत आसानी से, सिर्फ मात्रक को देखकर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है आपसे, विलयन के अणुसंख्यक गुण क्या है। तो इसके लिए देखते हैं। अब ये हैं आपके विलयन के अणुसंख्यक गुण। देखिएगा, विलयन के अणुसंख्यक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर पहले। जैसे मान के चलिए ये कोई पात्र है और उस पात्र में शुद्ध जल भरा हुआ है, मान के चलिए H2, और इसके अंदर ये भरा हुआ है। और इसका अगर हमने क्वथनांक अगर शुद्ध जल की मान लेते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। क्लियर। अब अगर मैंने इसके अंदर 1 मोल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज डाला, और मान लीजिए इसका क्वथनांक बढ़ा कितना, कि 103 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। सही। अब अगर मैंने इसी के अंदर 1 मोल NaCl डाला, तो अगर मोल की बात करी जाए तो किसी, आप जानते हो किसी भी अणु के अणुभार के बराबर भार में 1 मोल होता है, और वहाँ पे हमेशा एक संख्या कांस्टेंट रहती है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, 6.022
इंटू 10⁻21। सही है। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो टेम्परेचर बढ़ना था वो एकदम इससे ज़्यादा बढ़ गया, एकदम दुगना, मतलब 103 की जगह 105 हो गया, 106 हो गया। अब रीज़न क्या हुआ? रीज़न सिर्फ इतना हुआ कि जो NaCl हमने 1 मोल बोला था वो जल में घुलने के बाद Na आयन बना लिया, Na+ और एक Cl आयन बना लिया। तो इस तरीके से ये जो संख्या थी वो ऑटोमेटिकली दुगनी हो गई। यानी संख्या दुगनी हुई तो जो क्वथनांक था वो जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ गया। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि कणों की संख्या पर तो निर्भर करा, क्योंकि अगर टेम्परेचर 1 मोल ग्लूकोज डालने से और 1 मोल NaCl डालने से बराबर बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि 1 मोल NaCl डालने से क्वथनांक और अधिक बढ़ गया। यानी डिपेंड किस पे करा? डिपेंड करा कणों की संख्या पर। अब उस कणों की संख्या पर जो जो भी विलयन के गुण डिपेंड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अणु संघ के गुण बोला जाता है। अब आपके कोर्स के अंदर जो डेफिनेशन है वो ये है कि विलयन के वह गुण जो कणों की, यानी कणों क्या हो सकते हैं? अणु या आयन हो सकता है, की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु संघ के गुण कहलाते हैं। इन अणु संघ के गुण धर्म भी कहीं कहीं लिखा होता है, उसमें डाउट मत कीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा, अणु संघ के गुण कहलाते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा 4 होते हैं। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब का उन्नयन, या खाली परासरण दाब भी आप लिख सकते हो। अब ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आया इस तरीके से विलयन के अणु संघ के गुण क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी बता दी हमने 4 प्रकार के होते हैं। मान के चलिए इसके ऊपर विकल्प कई बार आया हुआ है और बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या होता है कि वो आपसे एक सवाल कर देगा, जिस तरीके से ये सवाल रखे हुए हैं कि निम्न में से विलयन का अणु संघ के गुण नहीं है, तो चारों आपने ये वाले याद कर लेने हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो देखिएगा मोस्टली जो देखा गया है पिछले सालों में आया हुआ, वो या तो श्यानता दे देता है या पृष्ठ तनाव दे देता है। 2 चीज़ें याद रखना, या तो वो श्यानता देगा या पृष्ठ तनाव देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि निम्न में से विलयन का अणु संघ के गुण नहीं है, तो 3 तो इनमें से होंगे और चौथा क्या होगा? या तो श्यानता होगी या पृष्ठ तनाव। या फिर ऐसे करके आ सकता है निम्न में से विलयन का अणु संघ के गुण है, तीनों होंगे, उसके बाद आखिर का ऑप्शन होगा उपरोक्त तीनों, तो तीनों लगाइएगा। आपको ये चारों याद रखने हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा और उसी हिसाब से आंसर भी दे दोगे। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। हेनरी का नियम क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, याद रखिएगा, बहुत पक्का याद करिएगा। हेनरी का नियम, तो देखिएगा हेनरी ने जो बात बताई थी, उन्होंने बड़ा सिंपल से कहा था कि अगर कोई द्रव है, सही है, अब द्रव के अंदर नॉर्मली अगर हम गैस डालते हैं तो आपने भी देखा होगा, अगर हम किसी स्ट्रॉ यानी नलकी वगैरह से किसी पानी के अंदर फूंक मारें तो फूंक के द्वारा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह निकलती हैं गैसें, वो पानी में अंदर डिजोल्व यानी कि घुलनशील थोड़ी होती हैं, वो आपको बुलबुलों की शक्ल में ऊपर को आने लगती हैं। तो अगर हमने उसे घोलना है पानी के अंदर, यानी कि वो पानी के अंदर घुल जाए इस तरीके से, तो घुलने के लिए आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके ऊपर हेनरी ने एक नियम दिया है अपना, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी विलयन में गैस का मोल अंश आप जानते हो, काई से शो करते हैं इसे, उस विलयन के ऊपर लगने वाले गैस की वाष्प अवस्था के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात वही है कि जितना ज़्यादा दाब लगेगा उतना ज़्यादा कोई भी गैस किसी भी द्रव में, यानी कि जल में मान लीजिए, घुलनशील होगी। तो यानी दाब जो होगा वो सीधा सीधा समानुपाती अनुक्रमानुपाती होगा विलयन के किसके? मोल अंश के। मोल अंश को यहाँ पर क्या मान लिया गया है? याद रखिएगा, मोल अंश को क्या मान लिया गया है? विलयता, यानी घुलनशीलता। सही है। तो अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? के, और बीच में एच। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्लियर? हेनरी स्थिरांक बोलेंगे। अच्छा, सवाल में आगे क्या हुआ, इसके उपयोग भी लिखिए। तो उपयोग कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है कितना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लागू हो रहा है। ये तो बोला था मैंने, कितना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओ गैस उतनी ज़्यादा विलय हो जाएगी। तो इसके लिए उसने आंसर क्या दिया हुआ है? जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक दाब पर बंद किया जाता है,
ये तो आपने भी देखा होगा, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी कैन ले लीजिए या बोतल ले लीजिए, प्लास्टिक हो या कांच वाली, वो एयर टाइट होती हैं और जब आप उसे खोलते हो तो वो थोड़ा प्रेशर के साथ में खुलती हैं। इसका रीज़न यही होता है, उसे दाब पर, ज़्यादा दाब पर उसे बंद किया जाता है ताकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विलय रहे, और जैसे ही आप उसे ओपन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसका एक आंसर और भी हो सकता है उपयोग में, जैसे कि अगर उच्च दाब हो जाए तो वहाँ पर गैसों की विलेयता बढ़ेगी। ये तो सीधी सीधी बात है, हेनरी ने कहा था। तो जो सी डाइवर होते हैं यानी समुद्र में गोता लगाने वाले, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो वो अपने पीछे सिलेंडर लगा कर लेके जाते हैं। तो जब तक ज़्यादा गहराई में पहुँच जाते हैं तो वो सिलेंडर में के अंदर चूँकि नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड के साथ में विलय होने लगती है, और जब वो बाहर को आते हैं तो उससे दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए वो लोग क्या लेके जाते हैं अपने साथ में, हीलियम गैस का थोड़ा सा मिश्रण लगा देते हैं, जिससे कि हीलियम गैस जो होती है वो उच्च दाब पर कम विलय होती है। तो आंसर खैर कई हैं। एक, अगर आप ऊपर पहाड़ पर चले जाओ तो पहाड़ पर जाने के बाद में क्या होगा कि शरीर के अंदर सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाएगी। उसका कारण भी कौन होता है, दाब की कमी, यानी दाब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा घुलनशील होगी कोई भी गैस द्रव में, और दाब जितना कम होगा उतनी घुलनशीलता घटती जाएगी। क्लियर। चलें, अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 17.1 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी C12H22O11 अणु भार दे रखा है उसका, कितना दे रखा है, ये अणु है, अणु भार दे रखा है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक अवनमन, यानी कि ये इसी वाले टॉपिक के अंदर का सवाल है, कितना हो गया, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। जल के मोलल स्थिरांक यानी KF की गणना कीजिए। तो KF की गणना करने के लिए बड़ा सिंपल सा हम काम करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं दिया है, ये मत भूलिएगा जो चीज़ समझाई जा रही है कि कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो इस तरीके से आप लिखें उसे। सबसे पहले दे रखा है 17.1 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम जल। तो दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि कम भार जिसका भी होगा वो विलेय होगा और अधिक भार जिसका भी होगा वो विलायक होगा। अगर हम भार को W से रिप्रेजेंट करें तो छोटा W हमने यानी स्मॉल W का यूज़ करेंगे विलेय के लिए, और कैपिटल W का यूज़ करेंगे विलायक के लिए। सही है, तो स्मॉल W दे रखा है आपके पास, कितना है, 17.1 ग्राम। अच्छा, M भी दे रखा है स्मॉल वाला, क्योंकि वो सुक्रोज है, विलेय है, कितना दे रखा है आपका 342। अगर नहीं भी दे रखा होगा तो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्या होगा सूत्र, C12H22O11। आप इसे निकाल लीजिए, कार्बन का होता है 6, गुणा कर देना 12 से, उसके बाद होता है 12 होता है, गुणा कर देना 12 से, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, और इनको सबको जब जोड़ेंगे तो आपका 342 ही आंसर आ जाएगा। बड़ा W दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। अच्छा, हिमांक में अवनमन कितना हुआ, यानी डेल्टा TF कितना दे रखा है, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हो 0.93 केल्विन में। ठीक है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की। अब क्या दे रखा है इसमें, क्या चीज़ है, KF बराबर पूछ रहा है, क्या बोलते हैं, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक है ये। सही है, अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है M बराबर 1000 गुणा KF गुणा छोटा W बटे डेल्टा TF गुणा बड़ा W। तो KF को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू जो त्रिशी गुणा में जाएंगी ये ऊपर पहुंच जाएंगी, M गुणा डेल्टा TF गुणा बड़ा W बटे 1000 और क्या बचा, छोटा W। तो M का मान कितना है, 342, डेल्टा TF का मान कितना हुआ है, 0.93,
बड़े डब्लू का मान कितना है 100, ये दे रखा है। 1000 का 1000 ही लिखेंगे और छोटे डब्लू का मान है 17.1। एक जीरो और बढ़ा दीजिए और दशमलव से दशमलव काट दीजिए। एक दशमलव से एक दशमलव चला गया, सॉरी जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कट गया। दो से काट लीजिए, दो पंजे 10, दो जीरो का जीरो, दो से काट लीजिए, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो एकम दो। अब 171 से 171 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 93/50। और इसको अगर हम भाग करेंगे 50 से 93 को तो आंसर आएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स से। तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे ना, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। पेपर में जब भी आप लिखिएगा जो आंसर आता है उस तरीके से लिखा, मात्रा लगाया और एक ब्रैकेट लगा दी। और कोशिश कीजिएगा अगर ये ब्लैक पेन से लिखा जा सके तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जामिनर की निगाहें सीधी इसमें जाएंगी। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो बहुत आसानी हो जाएगी उसे एकदम चेक करके आगे बढ़ जाने की। उसमें क्या होता है कभी कभी बच्चा अगर यहाँ कैलकुलेशन गलत कर लेता है तो यहाँ उसके अगर आंसर सही आ रहा है तो नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी कंडीशन आप जानते ही हो कि अगर गलत आपने लगाया तो भी एक बार में नज़र में आ जाएगा, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप एक चीज़ ये लिखें, सूत्र लगाएं, सूत्र में वैल्यू पुट करें, उसके बाद आंसर निकालें। क्लियर। अब अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अगला सवाल आपसे कह रहा है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घुलने से उत्पन्न विलयन का परासरण दाब किस में ज्ञात कीजिएगा, पास्कल में। लेकिन ध्यान रखना आर का मान जो उसमें दे रखा है लीटर बार में दे रखा है। तो जब बार में है तो पहली बात तो हमें बार में निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमने उसे किस में बदलना है, पास्कल में बदलेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये आंसर नंबर 7। अब देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है उसने मोलर द्रव्यमान यानी एम का मान है। एम बराबर कितना है 1,85,000। अब मात्रक लगाना चाहो तो लगा देना, ग्राम पर मोल होता है। दूसरी चीज़ दे रखी है बहुलक के 1 ग्राम को, छोटे डब्लू का मान दे रखा है 1 ग्राम, सही है। अच्छा आगे दे रखा है टी का मान, टी का मान साधारण ताप में दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप क्या करेंगे 273 जोड़ लीजिएगा, तो ये 7 और 3 10 का 0, 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 310 केल्विन, ये परम ताप में आ जाता है। जब भी 273 या 273.15 जोड़ते हैं तो आंसर किस में जाएगा, परम ताप में। और परम ताप ही लगाना पड़ता है। वी का मान दे रखा है इन्होंने 450 ml, जिसको आप क्या कर सकते हो 450 को भाग कर सकते हो 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.450 लीटर। अच्छा और क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है। आर बराबर कितना दे रखा है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और पूछ क्या रहा है, दाब पूछ रहा है, और वही पास्कल में पूछ रहा है, वो तो खैर बाद में लगा देंगे। अब हमारे राउंड इसका एक नियम होता है, वाल्टा समीकरण से निकलता है पी वी बराबर डब्लू बटा एम आर टी। तो क्या निकल रहा है, पी निकालना है डब्लू आर टी अपॉन वी इंटू एम। डब्लू का मान कितना है 1 है, आर का मान है 0.083, टी का मान आ रहा है 310, ये सारे मान दे रखे हैं। वी का मान कितना है 0.450 और एम का मान कितना दे रखा है आपके पास में 1,85,000। अब देखिए दशमलव से तो दशमलव ही उड़ा दिया, सही है। अब क्या बचता है
इस 0 से ये 0 काट दिया। अब ये 10 की घात ऐसे बना लीजिए, 3 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा -3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो p बराबर हो जाएगा आपका 0.309 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा, और ये किस में आंसर आ जाएगा 12 में। अब चूंकि ये बात आपको अपने दिमाग में याद रखनी होगी, चूंकि 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। 10 की घात 5 का मतलब है 1,00,000, सही है। अगर ये भूले तो आपको बेकार रहेगा। तब भी आप यहाँ तक तो करके आ नहीं, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आ जाओ। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम रह गया है। p बराबर क्या हो जाएगा 0.309 गुणा 10 की घात -3 गुणा कर देंगे 10 की घात 5 से, तो 5 से 3 कट जाएंगे माइनस के, तो बचेंगे 2, सही है। 0.309 गुणा 10 की घात 2, तो आप p बराबर क्या लिख सकते हो 30.9, सही है। और आगे मात्रा क्या लगा देना पास्कल। ये आंसर आपका हो गया। क्लियर।